हेलो एवरीवन। आज तीसरा दिन है हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन मेकिंग वर्कशॉप का। अभी तक हम लोगों ने काफी चीजें देख ली हैं कि अच्छे क्वेश्चन कैसे बनाए जाएं, किन चीजों को ध्यान में रखा जाए अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, और क्या क्या वो पॉइंटर्स हैं जो हमें स्पेशली ध्यान में रखने होते हैं जब हम अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की है, अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा उसमें बात की कि कौन कौन से लेवल्स हैं सीखने समझने के, जहाँ पे हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात की। हमने उन 6 लेवल्स के बारे में बात की, रिमेम्बरिंग से लेके क्रिएशन तक, सिंथेसिस तक, और उन सब लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे प्रश्नों का निर्माण करें, इसके बारे में हम लोग ने अभी तक सीखा है। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि जैसे कि 6 लेवल्स हैं सीखने के, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस। जब हम इनके बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा कि हम अपने क्वेश्चंस को इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को या तो मैकेनिकल, जहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या तो क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग लेवल के, या हमारे एप्लीकेशन लेवल के। एप्लीकेशन लेवल में हमारे सारे हायर लेवल्स ऑफ जो लर्निंग थी, जो बूस्ट लर्निंग जब हम लोग समझ रहे थे, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इन 3 लेवल्स में हम लोग मोटा मोटा क्वेश्चन के को निर्माण करने के लिए हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम अगर मेमोरी बेस्ड और सिर्फ याद करने के बेसिस पे किसी क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो सकता है, तो हम उन्हें मैकेनिकल क्वेश्चन कहते हैं। अगर क्वेश्चन को समझ के, या जो कॉन्सेप्ट बच्चे ने पढ़ा है, विद्यार्थी ने पढ़ा है, उसको समझ के जो उत्तर देना पड़े, तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रखते हैं। और अगर हम लोग अगर बच्चे को पढ़ के, समझ के, उसके अलावा उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अगर आंसर देना पड़े, जिसमें कुछ भी हो सकता है, बच्चे को क्वेश्चन एनालाइज करना हो सकता है, इवैल्यूएशन करना पड़ सकता है, जजमेंट के हिसाब से अपना आंसर देना पड़ सकता है, या फिर अगर बच्चे को कुछ नया ही क्रिएट करना पड़े अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो हम उस क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अभी पिछले वर्कशॉप में समझ चुके हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कि अभी तक हम लोग सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चन बना रहे थे, एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कुछ एज टीचर्स कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनका बच्चे ने वो चीज ग्रास्प की है कि नहीं, समझी है कि नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको हुई है कि नहीं, उसका अंदाजा हम प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन से हम लोग लगा सकते हैं। प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन वो क्वेश्चन हुए जैसा कि हम लोगों ने कल ब्रीफली डिस्कस किया था, जहाँ पे बच्चे को या तो एक वाक्य में अपना आंसर देना पड़े, या कुछ एक्सप्लेनेशन में शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, या फिर ऐसे टाइप या बड़ा एक्सप्लेनेशन देके आंसर देना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं, जहाँ पे बच्चे को आंसर लिखना पड़ता है, उसके सामने विकल्प नहीं है, ए बी सी डी क ख ग जैसे विकल्प नहीं है, जहाँ पे वो सिर्फ सही आंसर को चूज कर। अब एक प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी बहुत सोच समझ के उसका निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे को समझ में आए कि क्या उत्तर देना है, और टीचर्स को भी, जो भी उससे चेक कर रहे हैं, जो भी इवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चे के आंसर को, वो भी समझ पाए कि किस तरीके से उसका आंकलन करना है। तो हमें प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन को भी एक अच्छा क्वेश्चन हमें क्रिएट करने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन क्यों क्रिएट करने की जरूरत है? क्योंकि प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, बच्चा अपने आंसर अपने हिसाब से लिख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी एक मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि एक इंडिविजुअल टीचर के बायस को, एक इंडिविजुअल टीचर के अपने इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग को हटा के
एक स्टैंडर्डाइज तरीके से ट्रू रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को भी इवैल्यूएट किया जा सके और उसे बच्चे के क्वेश्चन को चाहे कोई भी टीचर उसको फिर चेक करे या उसका आंकलन करे तो एक जैसा ही स्कोर्स मिलने की पूरा पूरा हम लोग सिनेरियो क्रिएट कर सके। इसीलिए एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन को भी बहुत सोच समझ के एक अच्छा प्रश्न बनाने की हमें ये समझने की बहुत जरूरत है। एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन जनरली 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 उसके पार्ट्स होते हैं, 3 उसका स्ट्रक्चर के 3 हिस्से होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है स्टिमुलस, जहाँ पे पाठ को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रश्न का पहला जो वाक्य होता है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करना चाहिए कि क्वेश्चन इंडिकेटर्स की तरफ जा रहा है। ये ऐसा एक पहला वाक्य। प्रॉम्प्ट, अगर आपका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बच्चे से चाहता है किसी एक्सपेरिमेंट को लेके या किसी भी सेटअप को लेके, तो प्रदर्शन कार्य का वर्णन करता हुआ एक प्रॉम्प्ट होना चाहिए। और फिर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्ट और स्टिमुलस भी जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन को क्लैरिफाई करता है, और डायरेक्शंस भी बहुत जरूरी है जिससे बच्चे को पता हो कि उत्तर में क्या लिखना है तो उसको पूरे पूरे मार्क्स मिल सके। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर डायरेक्शन में पूरी पूरी तरह से बच्चे को क्या प्रतिक्रिया करनी है ये चीज क्लियर नहीं होगी तो अपनी समझ के अनुसार बच्चा आधा या पूरा आंसर लिख सकता है, जो कि फिर स्कोरिंग में जाके दिक्कत हो सकती है टीचर्स को भी और हो सकता है बच्चे के लिए तो दिक्कत होगी क्योंकि वहां पे बच्चा हो सकता है आधा या पूरा आंसर लिखे। तो पूर्ण स्कोर की प्रतिक्रिया से क्या अपेक्षित है इस बारे में निर्देश डायरेक्शंस में क्लियर होते हैं। तो हमारा एक प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन कंसिस्ट करता है स्टिमुलस, प्रॉम्प्ट और डायरेक्शन से। इसके बारे में हम लोग और समझेंगे जब हम आगे एक प्रश्न देखते हैं। और इसको आइटम अनाटमी कहते हैं क्योंकि आइटम इज द क्वेश्चन। हम हर क्वेश्चन को के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज हो रहा है वो आइटम होता है। और अनाटमी मतलब जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज की, हम किसी भी बीइंग की एक अनाटमी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये 3 हिस्से आइटम अनाटमी बनाते हैं, एक आइटम का स्ट्रक्चर बताते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि आइटम अनाटमी क्या है, कैसे 3 हिस्से होते हैं, तो एक उचित एफआर की संरचना कैसे की जाए, एक उचित फ्री रिस्पॉन्स प्रश्न की संरचना कैसे की जाए। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जिस प्रकार बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में सोच समझ के एक उचित एमसीक्यू का क्रिएशन करते हैं, वैसे ही हमें एफआर में इस चीज की जरूरत है कि हम सोच समझ के ऐसा प्रश्न बनाए जो कि एक मानक की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हर बार नियरली बच्चा जो अपेक्षित है वही प्रतिक्रिया दे और सारे टीचर्स उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से उसको इवैल्यूएट करें। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न है, फ्री रिस्पॉन्स प्रश्न। अधिकांश आधुनिक कारों में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो कार से निकलने वाले धुएं लोगों और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक बनाता है। इसमें लगभग 90% हानिकारक गैसें कम हानिकारक गैस में परिवर्तित हो जाती है। नीचे दिखाया गया यह चित्र दर्शाता है कि किस प्रकार कुछ गैसें कन्वर्टर के अंदर आती है और इससे बाहर निकलती है। ये आपके नीचे एक कैटालिटिक कन्वर्टर का चित्र दिया गया है और चित्र में दी गई जानकारी का उपयोग करके एक उदाहरण के माध्यम से बताएं कि कैटालिटिक कन्वर्टर किस पर निकास धुएं में उपस्थित गैस को हानिकारक बनाता है। तो पहला जो आपका जो प्रश्न का सबसे ऊपर का हिस्सा है कि अधिकांश आधुनिक कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, ये हुआ आपका इस फ्री रिस्पॉन्स का स्टिमुलस, क्योंकि वो आपको एक दिशा दे रहा है कि ये प्रश्न किस तरफ जा रहा है। कैटालिटिक कन्वर्टर का जो डायग्राम है जो कि वो बनता है प्रॉम्प्ट, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर किस तरह से काम करता है और वो बच्चे के सामने एक प्रॉम्प्ट की तरह है। और
प्रश्न का आखिरी हिस्सा है कि चित्र में दी गई जानकारी को उपयोग करके एक उदाहरण, तो एक ही उदाहरण देना है, ये बहुत क्लियर है, के माध्यम से बताएं कि कैटालिटिक कन्वर्टर किस पर निकास धुएं में उपस्थित गैस को कम हानिकारक बनाता है। तो ये एक उदाहरण देना है, ये चीज क्लियर कर की जा रही है बच्चे को। और अब प्रतिक्रिया बच्चे से जो अपेक्षित है वो इस स्टिमुलस, प्रॉम्प्ट और इस डायरेक्शन के बेसिस पे एक उदाहरण मांग रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अगर मेंशन नहीं है कि कितने एग्जाम्पल्स देने हैं, तो बच्चे 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जो कि बच्चे का भी समय लेगा। अगर हम बच्चा एग्जाम देने बैठा है और उसको लगे कि शायद एक दो तीन एग्जाम्पल्स दे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाए, यहाँ पे जब एक ही उदाहरण चाहिए तो ये बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि एक उदाहरण चाहिए, और बच्चा उस हिसाब से इसका उत्तर लिखता है। तो बच्चे को एक उदाहरण देना है और बेसिस दिस स्टिमुलस, दिस प्रॉम्प्ट एंड दिस डायरेक्शन। अब फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए ये कैसे तय किया जाए कि अगर 5 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है या 1 नंबर का प्रश्न है, तो बच्चे को 5 में से हो सकता है कोई अध्यापक 4 नंबर दे, 4.5 नंबर दे बच्चे के आंसर पे, बच्चे के जो भी बच्चे ने इंफॉर्मेशन उस आंसर में, उस प्रतिक्रिया में लिखी, उस बेसिस पे हर टीचर अपने हिसाब से आधा नंबर, 3/4 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन इस चीज का, जैसे कि एमसीक्यू में एक स्टैंडर्डाइजेशन आपको मिला हुआ है कि ये आंसर सही है तो बच्चे को पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर बच्चे ने कुछ और ऑप्शन चूज किया है तो आपको मिसकंसेप्शन, एक जो गलत धारणा है आप उसे पकड़ लेते हो, वो आपको पता चल जाती है और उसको मार्क्स नहीं देने, वो चीज काफी क्लियर रहती है किसी एमसीक्यू। लेकिन प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन में इस चीज का कि बच्चे को इंडिविजुअल बायस बेसिस पे मार्क्स काटे ना जाए, या कोई टीचर ज्यादा मार्क्स ना दे दे जरूरत से ज्यादा जितना देना चाहिए था, इस चीज का अ, इस चीज को का ध्यान रखने के लिए आता है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड वो स्कोर कार्ड है जो प्रश्न के साथ, एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन के साथ एक स्कोर कार्ड क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे सही आंसर जिसपे पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं वो मेंशन किया जाता है कि फुल क्रेडिट यानी पूरे मार्क्स बच्चे को किस क्या आंसर में क्या क्या पॉइंटर्स इंक्लूडेड होंगे जब बच्चे को पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो आंसर, जैसा कि इसमें लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड का अन्य यौगिकों में रूपांतरण का उल्लेख है, और ये सारे उल्लेख जो भी हैं, जो एक अपेक्षित उल्लेख है, अपेक्षित प्रतिक्रिया है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। और तब मेंशन किया गया कि इतना आंसर लिखने में बच्चे को पूरे पूरे 1 नंबर मिलेंगे। पार्शियल क्रेडिट यानी आधे मार्क्स बच्चे को, यानी 0.5 भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से अगर स्कोर कार्ड बना रहे हैं तो 0.75 और 0.5 भी आप कर सकते हैं। कि अन्य प्रतिक्रियाएं क्या होंगी जब अन्य प्रतिक्रियाएं क्या होंगी जब आप जब जिससे बच्चे को 3/4 नंबर मिलने चाहिए, आधा नंबर 0.5 मार्क्स मिलने चाहिए। तो वो स्कोर कार्ड में अगर आ जाता है, आप स्कोर कार्ड में लिख देते हो कि ये इतने 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 चीजों का अगर बच्चे ने उल्लेख कर दिया तो उसको 0.75 मार्क्स तो मिल ही जाने चाहिए। या 5 में से बच्चे ने 2 या 3 पॉइंटर्स का उल्लेख किया है तो बच्चे को 0.5 मार्क्स मिल जाने चाहिए। तो ये स्कोर कार्ड में पार्शियल क्रेडिट की तरह जाता है। और अगर बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया है या डायग्राम बनाना था, वहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया है, स्टेटमेंट लिखना था, वहां पे कुछ अनरिलेटेड डायग्राम बना के छोड़ दिया, बच्चे को प्रश्न समझ में नहीं आया, और वो भी स्कोर कार्ड में जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो बच्चे को 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से स्कोर कार्ड का निर्धारण करने से, उस स्कोर कार्ड को बनाने से फायदा ये है
कि अगर एज अ टीचर मैंने प्रश्न बनाया है और मैंने साथ में स्कोर कार्ड भी बनाया है, तो अगर आप या आप में से कोई भी दूसरा टीचर एक आंसर को इवेल्युएट कर रहा है, तो उसके पास एक 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 स्कोर कार्ड है रेफर करने के लिए। वो देख के समझ सकता है कि कहाँ पे 1 नंबर देना है, कहाँ पे 3/4 देना है, कहाँ पे आधा नंबर देना है। और इंडिविजुअल बायस तक क्रीप इन करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है कि ये आंसर देने पे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, ये आंसर देने पे इतने मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। और भले मैंने आज टीचर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन वो जो भी टीचर के पास जाएगा वो आंसर इवैल्यूएट होने के लिए, तब टीचर्स के पास एक मानक है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि इस आंसर पे इतने ही मार्क्स दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, इससे कम नहीं दिए जाएंगे, या 3 पॉइंटर्स तो इंक्लूडेड होने चाहिए 3/4 नंबर के लिए, और 1 या 1.5 पॉइंटर्स इंक्लूडेड होने चाहिए आधे नंबर के लिए। ये फिर वो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं रह जाता है बच्चे का आंसर इवैल्यूएट करना है, क्योंकि एक आपके पास स्ट्रक्चर है स्कोर कार्ड। अब प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन का महत्व क्या है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि एमसीक्यूज बनाना, बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना एक अच्छा तरीका है बच्चे के मिसकंसेप्शन को टेस्ट करने का। तो प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो जटिल संज्ञानात्मक कौशल के परीक्षण की अनुमति देता है। तो कुछ ऐसे कौशल जिनका आप परीक्षण शायद एमसीक्यूज में ना कर पाए, जहाँ बच्चे को खुद कोई डायग्राम बनाना है या खुद कुछ क्रिएट करना है, कोई नई सिचुएशन देख के बच्चे को एक नया क्रिएशन करना है, और हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन अगर आपको समझना है कि बच्चे को वो चीज समझ में आई है कि नहीं, तो उसका परीक्षण, उसका एग्जामिनेशन करने की अनुमति आपको प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन देता है। गहरी सोच और सीखने को बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चों को सोच के, समझ के और वाक्यों का फॉर्मेशन करके, सेंटेंस फॉर्मेशन करके, जो वो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको शब्दों में उतारना है और उसे लिखना है। सही, अगर केमिस्ट्री है, साइंस है, तो सही टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स को लिखने के लिए। तो इसीलिए गहरी सोच और सीखने को बढ़ावा देता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि एक शंख पुष्पी की चाय या शंख पुष्पी को पानी में उबाला गया और उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाली गई, और शंख पुष्पी की चाय का रंग नीले से बैंगनी हो गया, पर्पल हो गया, तो और बच्चे को उसको एक्सप्लेन करना है, तो पहले तो बच्चे को अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी अबाउट इंडिकेटर्स, और फिर उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों ये कलर चेंज हुआ होगा। तो बच्चे को समझना है कि एकदम ही अलग नया सिचुएशन बच्चे को दिया गया है, और उसे उसको लिखना है समझ के। तो बच्चा सोच रहा है और प्रेरित हो रहा है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि उसने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, उसने फिनोक्सिलिन का हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया हो, और कई सारी चीजें पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे वो उस ज्ञान को अप्लाई करके उसको लिख रहा है, उसको गहरी सोच दे रहा है। तो क्वेश्चन इस चीज का भी आपको एक ओपन स्कोप देते हैं, जहाँ पे आप बच्चे को और ज्यादा सोचने और सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विद्यार्थी की गलत फहमी में अंतर दृष्टि देता है। गलत फहमी में अंतर दृष्टि देता है मतलब अगर जब बच्चे ने लिखा है, एक पूरा पूरा पैराग्राफ लिख दिया है किसी आंसर में, तो अगर बच्चे को कोई मिसकंसेप्शन है, तो आपको वो उसके उत्तर को पूरा पूरा पढ़ के समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जब पढ़ते हो उसका उत्तर, तो आप उसमें देखते हो कि बच्चे ने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया होगा, हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन सही ना हो सकता है सुपरफिशियली उसने आंसर सही लिखा हो, लेकिन उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है अगर सही नहीं है, तो वो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस बच्चे को मिसकंसेप्शन है, और आप फिर आप डील कर पाओगे, आप उसको अपनी जब नेक्स्ट क्लास लोगे तो आप उसमें उसको समझ पाओगे कि बच्चे ने क्या गलत लिखा है, या उसकी
समझ क्या गलत है वो उसको आप गेज कर पाओगे उसके पूरे पूरे उत्तर पे। तो जो उसकी गलत फहमी है, उसकी गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है, वो आपको देखने मिल जाती है पूरी पूरी तरह से इलेबोरेट तरीके से, अगर वो बच्चा एक आंसर इन अ पैराग्राफ फॉर्म या इन 2-3 लाइन्स लिख रहा है तो। अब स्कोर कार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो स्कोर कार्ड क्या है और क्यों है? एक स्कोर कार्ड प्री रिस्पॉन्स प्रश्न के लिए अलग अलग संभावित उत्तर, उत्तर के लिए संभावित कोड देता है। इनमें से प्रत्येक कोड में प्रश्न के लिए अंक दिए गए हैं। तो आप अपने जब आप स्कोर कार्ड क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो सबसे पहला आप बताते हो फुल क्रेडिट किस चीज, कौन से आंसर पे बच्चे को पूरे मार्क्स। अगली चीज होती है पार्शियल क्रेडिट कि आप कौन से आंसर पे बच्चे को आधे नंबर मिलेंगे, 3/4 नंबर मिलेंगे। फिर आगे और भी कई आंसर्स हो सकते हैं जो कि गलत धारणा को दर्शाते हुए हो सकते हैं, जिससे बच्चे को कोई आंसर कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इन तीनों चारों चीजों को एक एक कोड दे देते हो तो तो और स्टैंडर्डाइज आपके वो स्कोर कार्ड को बनाता है। जब किसी भी टीचर के पास जाएगा वो, तो अगर 0-1 कोड है फुल क्रेडिट के लिए, तो मुझे पता है कि 0-1 कोड है जो मैं लिखूंगी या चुनूंगी अगर मुझे पूरा पूरा आंसर सही मिलता है बच्चे का। यह मानक उत्तर और अन्य उत्तर के लिए अंक निर्धारित करता है, यानी जो स्टैंडर्डाइज, जो नियरली स्टैंडर्डाइज आंसर हो सकता है क्वेश्चन के लिए, उसके लिए अंक निर्धारित करता है। और फिर जब मुझे पता है कि 0-1 कोड पूरे फुल करेक्ट आंसर के लिए है, और वही स्कोर कार्ड और वही प्रश्न किसी दूसरे टीचर के पास जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है किसी और टीचर ने क्वेश्चन बनाया हो, लेकिन अगर मेरे पास आ रहा है वो स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है कि 0-1 कोड पे ये आंसर अगर पूरा देता है बच्चा, उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। वैसे ही दूसरे टीचर के पास जब जाता है वो स्कोर कार्ड और प्रश्न और लिखा हुआ उत्तर, तो वो टीचर भी देखता है कि अच्छा ये 4 पॉइंटर्स आने चाहिए, तो मैं बच्चे को फुल क्रेडिट दूंगा और उसके लिए मैं एक कोड चूज करता हूँ। ये 0-1 कोड है और इससे एक स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाता है जब हम जब टीचर्स चेक कर रहे होते हैं आंसर्स को। सीखने के स्तर को समझने के लिए गुणात्मक आंकड़ों का पहचान करने में मदद करता है कि कौन से कितने मार्क्स, कितने अंडरस्टैंडिंग पे, कितना आंसर दिखने पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए, ये पहचान करने में मदद करता है। इससे मेरी समझ स्कोर देने में एक पर्टिकुलर आंसर को उसी लेवल पे रहेगी जितना दूसरे टीचर के लेवल पे रहेगी। अगर वो स्कोर कार्ड से सारे लोग सहमति रखते हैं तो वो उस स्टैंडर्डाइजेशन से बनाया जाता है जिससे सब लोग एक जैसा मार्क्स दे बच्चे के आंसर पे। विद्यार्थियों की समझ में अंतर और उनकी गलत धारणाओं की पहचान करने में मदद करता है। यानी तो यहाँ पे सिर्फ सही आंसर स्कोर कार्ड पे हम अपने गलत आंसर्स, यानी जो गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शन है, उनको भी कोडिंग देते हैं और उनको भी इंक्लूड करते हैं। इससे जब स्कोर कार्ड कई टीचर्स के पास जाता है और मुझे पता है कि 0-5 कोड है इस पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन का, और मेरी क्लास में 30 या 60 बच्चों के या 100 बच्चों की क्लास में 40 बच्चों के आंसर 0-5 कोड वाले हैं, यानी एक सा मिसकंसेप्शन मेरी क्लास में प्रेवलेंट है। ऐसे ही जब 1000 बच्चों पे एक ही क्वेश्चन डाला जाता है और 1000 में से 200 बच्चों का अगर मिसकंसेप्शन का कोड यानी आंसर, गलत आंसर 0-5 कोड वाला हुआ, तो समझ में आता है कि यहाँ पे लर्निंग गैप है, यहाँ पे समझने की का गैप है, और ये सबसे प्रेवलेंट गलत धारणा है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। इसीलिए हम स्कोर कार्ड में अगर मिसकंसेप्शंस को इंक्लूड करते हैं और उन्हें भी एक कोड देते हैं, तो हम समझ पाएंगे कि कौन सी गलत धारणा हमारे पूरे ग्रुप में, एक बच्चों के ग्रुप में
सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है या उसके बाद कौन सी गलत धारणा प्रेवलेंट है। अब क्या प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की स्कोरिंग के साथ क्या समस्या हो सकती है या होती है। मानक जांच योजना की उपलब्धता की कमी से एफआर प्रश्नों की जांच में कठिनाई होती है। तो दो स्कोर कार्ड हम लोग बना लेते हैं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्डाइजेशन या एक मानक का की कमी है प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। और इसलिए इसलिए ये कठिन हो सकता है कि कितने मार्क्स दिए जाए उससे एक साथ सहमति आना कई टीचर्स में ये कठिनाई ला सकता है जांच करने में। मानक उत्तर तय करना मतलब अगर एक एक्सप्लेनेशन बच्चे ने दिया है और हो सकता है उसमें अब हर बच्चा अलग तरीके से लिखेगा, किसी भी उत्तर को मैं अलग तरीके से लिखूंगी, आप अलग तरीके से लिखेंगे, तो आंसर फॉर्मेशन मेरा अलग होगा और आपका अलग होगा। मेरे हिसाब से कुछ 5 पॉइंटर्स बहुत जरूरी है जो मैं इंक्लूड करूंगी। हो सकता है आपके लिए 5वां पॉइंट उतना इम्पोर्टेंस ना रखता हो और आप शायद इस चीज को इंक्लूड ना करें। तो एक मानक उत्तर नहीं है प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन से, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन से लेके इम्पोर्टेंट पॉइंट चूज करने तक मेरी और आपकी सोच थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो स्टैंडर्ड आंसर्स की अवेलेबिलिटी एज सच नहीं है कि यही यही का यही वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ होगा तो आप मार्क्स देंगे। इसीलिए मानक उत्तर तय करने में थोड़ी तकलीफ है प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए, इसीलिए उसकी स्कोरिंग के साथ ये एक समस्या रहती ही है। व्यक्ति परकता के आधार पर प्रश्नों की जांच करना, यस, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक इंडिविजुअल बायस किसी भी प्रकार का, या एज टीचर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मैं इन 4 पॉइंटर्स को इम्पोर्टेंट मान के पूरे मार्क्स दूं और आपको लगे कि नहीं वो 5वां पॉइंट इंक्लूड होना ही चाहिए था और आप उसको सोचो कि उसमें बच्चे के 1/4 मार्क्स कट जाने चाहिए। तो ये व्यक्ति परकता के आधार पर प्रश्नों की जांच होती है। एमसीक्यूज के साथ फायदा ये है कि आपको पता है कि यही पॉइंट ऑप्शन ए अगर सही है तो सही है, लेकिन फ्री रिस्पॉन्स में अगर मेरे मेरा एक आंसर को पूरी तरह से सही कंसिडर करने का क्राइटेरिया अलग है और आपका अलग है, तो यहाँ पे कठिनाई आ सकती है एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में मार्क्स देने की। तो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन कि इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक रूब्रिक तैयार किया जाता है, एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है, और जो स्कोर कार्ड के बारे में हम लोग आगे बात कर चुके हैं। इसीलिए पूरी पूरी तरह से 100% स्टैंडर्डाइजेशन लाना फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में तो अभी बहुत पॉसिबिलिटी उस चीज की नहीं है, लेकिन एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करता है वो ऑप्शन जहाँ पे आप एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर सकते हैं जब हम मार्किंग करते हैं बच्चों की अपने किसी भी प्रश्न को लेके। तो इसीलिए वो एक स्कोर कार्ड एक रूब्रिक होना हमें उस चीज के लिए हेल्प करता है कि हम एक स्टैंडर्डाइज वे में फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डील कर सके, उसको इवेल्युएट कर सके और उसका आप उसकी मार्किंग कर सके। तो प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और उतना ही जरूरी है एक एक नियरली स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर कार्ड क्रिएट करना, जिससे एक अच्छा क्वेश्चन तो आपको एम्पावर करता ही है बच्चे के मिसकंसेप्शंस को डील करने के लिए, लेकिन एक अच्छा स्कोर कार्ड, एक अच्छा रूब्रिक भी आपको और कई टीचर्स को एम्पावर करता है एक स्टैंडर्डाइज तरीके से प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन को का आंकलन करने के लिए, जिससे कहाँ लर्निंग गैप है एज टीचर्स आप सब हम सब एक साथ मिलकर
गेज कर सकते हैं अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया हो और एक अच्छा रूब्रिक भी बनाया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।